मज़ीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़ासतौर पे जो बरतानिया के हवाले से, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से, वहाँ पे जो नई नई हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसके ऊपर ख़ास नज़र रखते हैं, उनका जानदार तज्ज़िया होता है। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आप तो मुसलसल अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से, अपने चैनल्स के ज़रिए से आगाह कर ही रही हैं कि किस बहरान में जा रहा है बरतानिया। तो ये जो हालिया अभी तो आज दूसरा ही रोज़ है, 1 अप्रैल से जो चीज़ों में इजाफा हो गया अचानक से, शायद हर ही चीज़ जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको, किस तरह से ये एक आम फर्द को इफेक्ट करेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में बताया कि ऑलरेडी जो बरतानवी शहरी है या इमिग्रेंट्स जो बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, वो लिविंग क्राइसिस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें अगर यूके की जो इन्फ्लेशन है या इकोनॉमी अगर इसको समझा हो तो हमारे पास 2 इदारे हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली वो 2 इदारे हैं जो कि आपकी इनकम और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस को बड़ी कीनली मॉनिटर कर रहे होते हैं और मंथली अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जारी कर रहे होते हैं। जबकि इसके अलावा बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सर्विस करते हैं। तो अगर सिर्फ इन 2 को भी इदारों को ले लें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त लिविंग क्राइसिस इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि गवर्नमेंट ने जो पैरामीटर्स तय किए थे उनकी ये तवक्को थी कि हम तकरीबन अप्रैल में जो इन्फ्लेशन होगी वो हमारी तकरीबन 1.8% उन्होंने एक हद मुकर्रर की लास्ट अक्टूबर में जब उन्होंने बजट पेश किया, लेकिन इस वक्त ये 3.5 क्रॉस कर चुकी है। तो बड़े वाजे तौर पर कह सकते हैं, खास तौर पर आपकी जो ग्रोसरी आइटम्स है, आपकी जो फूड आइटम्स है जो कि डायरेक्टली आप बिल पे करें ना करें लेकिन आपने खाना है, आपने पीना है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने ट्रेन के टिकट्स देने हैं, बस के टिकट्स देने हैं और बच्चों की फीस देनी है। ये ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त जो आमदन का मामला है, अगर उसको आप देखें तो हुकूमत बड़ी पुरएतमाद थी कि हमने तकरीबन आप ये कह लें कि गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे ज्यादा जो वेजेस में इंक्रीमेंट किया वो तकरीबन अब सबसे ज्यादा हो चुका है। लेकिन उसके साथ जो इन्फ्लेशन है, जो रोजमर्रा के अमूर है, वो तकरीबन 3.3 तक चले गए। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने इन्फ्लेशन में 4% इंक्रीज किया लेकिन आपकी जो ग्रोसरी आइटम्स है वो 3.3 इंक्रीज कर चुकी है। और इसमें जो सबसे हैरान कुल चीज है वो आपको पता है कि जो फूड शेयर सप्लाई होती है, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई होगी। इस वक्त जो कौमी इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद कम है, यानी कि जो कुव्वत खरीद या डिमांड है वो कम है लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस हाई है। ये एक ऐसा अननेचुरल फिनोमेना है कि मार्केट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद है, खरीदने वाला कोई नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनकी प्राइसेस मुसलसल इंक्रीज होती है। अब इसमें 2 लॉजिक जो है वो यूके की हुकूमत अपने दिफा में पेश करती है। एक तो लेबर जो है सारा कंजर्वेटिव पे डालते हैं कि इन्होंने इतने ज्यादा अखराजात किए, गवर्नमेंट को इतने ज्यादा बोरिंग में फंसा दिया कि अब उससे के लिए निकलना मुश्किल है। तो अब हुकूमत ये कह रही है कि हमें इस वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन दी जा रही है वो इस वक्त यूक्रेन और रशिया में होने वाली जंग है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इस जंग का आगाज होता है तो साथ ही एनर्जी की खासतौर पर जो प्राइसेस हैं, आपकी गैस की, आपकी पेट्रोल डीजल, इनकी प्राइसेस में फौरी तौर पर इंक्रीज आता है क्योंकि रशिया से आने वाली सप्लाई आपकी बंद हो चुकी है। तो आपने अल्टीमेटली यूरोप के दीगर मालिक की तरफ रिलाय करना है या आपने अमेरिका की जानिब देखना है। अब जितनी चीजें उन ममालिक से आएंगी, अल्टीमेटली उनकी ट्रेवलिंग है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनको यूके तक लेके आना, उनकी स्टोरेज, ये तमाम चीजें आपको महंगी पड़ गई। अब हुकूमत ये नहीं कर रही कि वो खुद बर्डन बर्दाश्त करे, उसने ये बर्डन शिफ्ट कर दिया अवाम की जानिब। अब दूसरा जो रिसेंटली जो गुज़िश्ता मंथ आपने देखा होगा कि चांसलर रेचल रीव्स ने जो स्पिंक्स स्टेटमेंट दी है, उसने तो रही सही कसर निकाल दी। मतलब आपको लोग ये कहने पे आ चुके हैं कि यूके अब वो यूके नहीं रहा जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता था, जिसमें बेनिफिट्स के ऊपर कट लगाया गया, यूनिवर्सल क्रेडिट को इतना सख्त कर दिया कि शायद ही कोई अब हासिल कर सके। पिप जैसा जो बेनिफिट था जो कि लोगों के लिए बड़ी सहूलत थी और खासतौर पर शदीद अलील अफराद जो है या मजदूर अफराद है वो इससे बेनिफिट हासिल करते थे। अभी आप देखिएगा कि 2020, 26 में और 27 में इसमें ज्यादा शिद्दत आएगी क्योंकि ये जो जितने बेनिफिट्स पे जो कट कर गए हैं इनका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन जो है वो 26 अगस्त से शुरू होगी
और 27 सितंबर में इतने खौफनाक हालात हो जाएंगे कि आप लिटरली देखेंगे कि लोग निकलेंगे जो कि माजूर होंगे और बीमार होंगे और वो आप बका कर रहे होंगे कि हमें कोई जॉब दे ताकि हम अर्निंग कर सकें और अपने घर का गुजर बसर कर सकें। इस जी। वक्त हुकूमत के पास जितने ऑप्शन थे उन्होंने बेनिफिट्स को कट लगा दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आप ये देखें कि 3 दफा एक साल गुज़िश्ता अगस्त में सबसे पहले कट लगा जो इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद फिर अक्टूबर में लगा, अब रिसेंटली फरवरी में उन्होंने कट लगा के तकरीबन 4.5 पे लिया है वो इंटरेस्ट रेट जो कि 5 पे था गुज़िश्ता साल। अब हुकूमत का ये मकसद था कि हम इसको रिलैक्स करेंगे तो लोग अखराजात करेंगे, वो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पैसे निकालेंगे क्योंकि उनको पता चल गया कि अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, उनको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा तो पैसा मार्केट में आएगा। लेकिन मार्केट से पैसा स्क्वीज हुआ। अब जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस देने के लिए वो ये नहीं करता। उसके पास दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो महंगी कर दे, दूसरा ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर कट लगाए। अब कट लगाने में जो अल्टीमेटली जो मेन कंज्यूमर उसके ऊपर सारा बर्डन आएगा। बिल्कुल, मैं तो यहीं से एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी इसी से रिलेटेड जी। इससे कि अखराजात बढ़ रहे हैं लेकिन उस लिहाज से हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे, बिलखुसूस अगर हम इमिग्रेंट्स की बात करें या वो जो कि ब्रिटिश सिटीजन्स नहीं हैं उनको और जॉब्स करनी पड़ रही हैं। फिर और जॉब्स में अगर वो स्टोर्स वगैरह में काम कर रहे थे, हम आए दिन देखते हैं कि स्टोर्स वगैरह में भी ऑनलाइन सिस्टम की वजह से वो जो एक मैन पावर की ज़रूरत होती थी वो कम से कम होती जा रही है। उसको हर इंसान की जो जॉब है उसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती जा रही है कि आप खुद जाके वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जिसके लिए आपको पहले ही एक सेल्स मैन या सेल्स वुमेन की ज़रूरत होती थी। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से एक डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है नए आने वालों में, पुराने लोगों में भी। अब अगर आप किसी के बेनिफिट्स ले लेंगे तो फिर उनको काम करना पड़ेगा, तो क्या काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के हवाले से गवर्नमेंट कुछ सोच रही है? अच्छा, गवर्नमेंट ने ना बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने ये किया कि आपके तकरीबन जो बेनिफिट्स है उस पर तकरीबन 97 बिलियन पाउंड का कट लगा दिया। अब उसमें से इन्होंने निकाले सिर्फ 10 बिलियन पाउंड इन्होंने निकाले जी कि हम जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयर्स को हम जोर देंगे कि आप ऐसे माहौल बनाएं कि बीमार बंदा भी आपके साथ काम कर सके, मतलब इजी आवर्स में, और इसी तरह जो मजदूर बंदा है वो भी कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि जो ऑलरेडी आपकी जो मार्केट एग्जिस्ट करती है या जो उसमें सही सलामत जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस वक्त तो मसला है जॉब की शॉर्टेज। अभी हुकूमत ने इन मजदूर और बीमारों को बाहर निकालना है, तो जो सही सलामत है जिनके हाथ पांव दिमाग काम करता है उनके पास जॉब्स नहीं है। अब इसमें एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन बची है कि वो रिलाय करता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि वीजा होल्डर्स हैं और एज इमिग्रेंट मौजूद है। अब उनसे जो आपने नीलम कहा कि और टाइमिंग में काम लिया जाता है, एक तो हुकूमत ने, आपको देखा होगा कि रिसेंटली हुकूमत ने एक लॉ पास किया कि हम पूरी तरह एक्शन लेंगे और एक बड़ा क्रैकडाउन करेंगे यूके में, खासतौर पे उन लोगों के खिलाफ जो कि और टाइमिंग में काम कर रहे हैं या जो इलीगली काम कर रहे हैं। हुकूमत ने एम्प्लॉयर्स को मजीद टाइट करने के लिए इस कानून में जो सबसे बड़ी सख्ती की वो ये थी कि जो लोग छुप छुपा के काम कर रहे हैं या इलीगली एम्प्लॉयर किसी को हायर कर रहा है ताकि जबरी मुशक्कत उससे ले, पैसे कम दे, काम ज्यादा ले, क्योंकि जो प्रॉपरली ब्रिटिश है उसको तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, तो अल्टीमेटली उसने इलीगल इमिग्रेंट्स की जानिब जाना है क्योंकि उसकी बात भी मानता है, उससे पैसे भी कम मांगता है और कोई बहाना भी नहीं करता। तो अब हुकूमत ने किया ये कि इस न्यू लॉ के तहत ये लाजमी कर दिया कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर काम नहीं करेगा और 5 साल तक कैद होगी ऐसे एम्प्लॉयर को और 60,000 जो जुर्माना है वो उसके ऊपर लगाया जाएगा, प्लस उसका कारोबार जो है वो सीज कर दिया जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में अल्टीमेटली शॉर्टेज ऑफ जॉब होगी। और फिर दूसरा जो आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब जो सर के स्टामर खुद कह रहे हैं कि वो पूरे यूके को जो वो ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, रोबोट्स आएंगे, मशीन्स आ जाएंगी और जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक का जो सिस्टम है एटलीस्ट वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तादाद में जो आपके पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। इसी तरह जो मैनुअल आपके सिग्नल्स ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। वेयर हाउसेस में तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20% रोबोट्स आ चुके हैं, 80% जो बकाया रह चुके हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी उन्होंने अपने इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। तो जैसे ही वो अडॉप्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यूके में रहने वाले लोगों को, इमिग्रेंट्स को मुश्किलात आएंगी क्योंकि जो मुकामी ब्रिटिश है
वो तो रिलाई कर रहा था सारा बेनिफिट्स के ऊपर। अब बेनिफिट्स के ऊपर काट लगेगा तो अल्टीमेटली वो घर से बाहर निकलेगा, तो घर से बाहर जब निकलेगा तो वहां पर तो इमिग्रेंट काम कर रहे हैं, तो इमिग्रेंट और ब्रिटिश जो एम्प्लॉय होगा इनके दरमियान क्लैश रहता होगा। तो ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त जो लिविंग क्राइसिस है वो अपनी पीक पर जा चुका है। और सबसे बढ़कर हुकूमत का जिस वक्त टोटली फोकस है, आपने देखा होगा कि यूरोप के साथ जो यूके की एंगेजमेंट चल रही है वो वाजे करती है कि उनका इस वक्त कोई कंसर्न नहीं है कि लोग जो है वो इन्फ्लेशन से तंग है, कुव्वत खरीद कम होने से तंग है, अपनी लो इनकम की वजह से तंग है। उनका फोकस है हमने यूक्रेन को बचाना है, क्योंकि अमेरिका ने तो बिल्कुल साइड पे कर दिया। अब पूरे यूरोप को लीड कर रहा है यूके, और ये कोशिश ही कर रहे हैं कि हम एज अ मुतबादिल आ जाए, सब्स्टिट्यूट आ जाए अमेरिका के, और ये तसव्वुर पेश करें पूरी दुनिया को कि अगर अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा नहीं होता तो यूके खड़ा होगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई अहमद, जो हम पाकिस्तान में जी ये वही वाली बात हो गई कि हम पाकिस्तान में देखते हैं गवर्नमेंट स्ट्रांग से स्ट्रांग होती जाएगी, गवर्नमेंट पूरे यहाँ पे यूरोप में लीडर बन जाएगी और जो अवाम है वो पिस जाएंगे। और जैसे जॉब्स की बात कर रहे हैं आप भी, जॉब सिक्योरिटी तो नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये जो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वर्किंग आवर्स के लिए, लेकिन वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको कॉल आ जाती है कि आज आप आ सकते हैं, आज आपकी ज़रूरत नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए कर। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे वर्क रिलेटेड क्राइसिस हैं या ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से चाहे कोई ब्रिटिश हो, नॉन ब्रिटिश हो, जो इस मुल्क में लीगली काम करने के अहल हैं, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर एक मसला बनती जा रही है। यकीनी तौर पे जॉब सिक्योरिटी भी। और इमरान असगर साहब, आपने ये जो तफसील से इन तमाम पहलुओं का अहाता किया, लेकिन हमने देखा था कि जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें जब लेबर ने कामयाबी हासिल की तो वो भी तारीखी थी, और तारीखी तौर पे वो सबसे ज़्यादा सीट्स जीत के आए थे और मकबूलियत की अपना जो उनका ग्राफ था वो बहुत ऊंचा था। तो अब इन तमाम इक़दामात के बाद अगरचे किसी कोई एक सॉलिड सर्वे तो आना बाकी है, लेकिन अवाम में जो इस्तराब है, अवाम में जो बेचैनी है वो तो नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे ये 1 अप्रैल के बाद से। तो कैसे देखते हैं आपके वो जो ऐसी एक हुकूमत जो आई थी तो वो अपनी मकबूलियत के उरूज पे थी, लेकिन एक ही साल के अंदर अंदर वो उसने ऐसे इक़दामात किए कि जो तमाम ही किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वो पसंद नहीं आए। तो सियासी तौर पे क्या ये लेबर खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रही? बिल्कुल, इन्होंने ना सिर्फ कुल्हाड़ा मारा बल्कि अपने पाँव ही काट दिए। रिसेंटली जो कंजर्वेटिव के एमपीज हैं, इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुख्तलिफ सर्वेस कराए हैं। आप एक सर्वे की बात करें, कई सर्वेस हो चुके हैं जिसमें जो लेबर हुकूमत की पॉपुलरिटी है ना, वो सर्वेस ये बताते हैं कि आप कल इलेक्शन करवा लें, लेबर आपको नजर नहीं आएगी। 80% डिक्रीज हुआ है सर केयर स्टार्मर की पॉपुलरिटी में। इसी तरह लेबर की जो गवर्नमेंट है, उनके जितने लॉज इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो उनकी एंगेजमेंट यूके को छोड़ के दुनिया के दीगर ममालिक के साथ है, उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हुई है। और इसी वजह से अभी भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले हाउस ऑफ कॉमन में जो सर केयर स्टार्मर के साथ हुआ कि एमपीज के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं अपोजिशन के, इवन के विद इन जो लेबर के बैक बेंचर्स है। अब देखें आप, शदीद इख्तिलाफ था इस बेनिफिट्स कट्स के ऊपर। और ये भी आपको मैं बता दूं कि विद इन जो कैबिनेट है लेबर की, वहां पर बहुत से ऐसे बैक बेंचर्स मौजूद हैं जो कि इस एग्जाम के शदीद मुखालिफ है। लेकिन हुकूमत का ये मानना है कि वो इस बेनिफिट कट से हासिल होने वाली रकम हासिल करेंगे और उससे अपने अखराजात पूरे करेंगे। अब इन्होंने सारी जिंदगी अपनी पूरी पॉलिटिकल जो कंपेन थी उसमें निशाना बनाया था कंजर्वेटिव्स को, जी कि इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके तो लोगों को बेरोजगार किया। तो अब जो देखा जाए जो लेबर स्टेप ले रही है, ये सुपर ऑस्टेरिटी मेजर ले रही है। इससे बेसिकली जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा वर्किंग क्लास के ऊपर। वो तमाम लोग जो कि इवन के मिसेज हो, घर की मर्द हो, बच्चे हो, सब अपने अपने काम लगे हैं, लेकिन कोई पूरी होने को तैयार नहीं। फैमिली सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो चुका है। जो अर्निंग 4 से 5 लोग के घर को चलाने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो अर्निंग एट द एंड ऑफ मंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपके एनर्जी के बिल, आपके वाटर के बिल, आपके जो स्कूलों में, इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में वैट टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिए। बहुत से इमिग्रेंट्स बड़ी थोड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहां भी गवर्नमेंट ने जो वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया, उसका इम्पैक्ट बच्चों की फीस पे आएगा और बच्चों की फीस अल्टीमेटली पेरेंट्स ने पे करनी है। और ये वो पेरेंट्स है जो ऑलरेडी ग्रोसरी आइटम से तंग है, जो बिजली के बिलों से तंग है, यूटिलिटी बिलों से बहुत ज्यादा खायक है, बस फेयर से खायक है, ट्रेन के अखराजात से, और फिर जितने कौंसल्स हैं यूके,
आप ये देखें कि वो किसी तरह भी पीछे नहीं। एक जानिब तो फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे सारे रिलीफ ले लिए, लेकिन आपकी जो इमीडिएट जो हुकूमत थी या कौंसल थी, उसने भी आपको तंग कर दिया कि उसने जितनी भी फैसिलिटीज आपको देनी है उन तमाम की फीसिस में इजाफा कर दिया। अब ये फीसिस की इजाफा भी जो वो शहरियों ने अदा करना है, तो ऐसी सूरत हाल में जीना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे कि एटलीस्ट लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देकर मुंतखब किया था, क्योंकि आपने नारा लगाया था कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त यूके के मुकामी इमिग्रेंट्स हो या ब्रिटिश हो, दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं और दोनों ही ऐसे क्राइसिस में जा रहे हैं कि कमा के नो सेविंग है, सिर्फ अखराजात हो रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा टाइट हालात। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप इस बात पे रोशनी ज़रूर डालें कि पाकिस्तान में हमारी जिससे भी फ़ोन पे बात हो रही है, चाहे स्टूडेंट्स हो, किसी भी एज में हो, वो कह रहे हैं कि हमें कोई तरीका बताएं इंग्लैंड आने का। और आ भी रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे ही अब स्क्रूटनी करेंगे कि कौन पैलेस्टाइन की फेवर में सपोर्ट करता है, कौन क्या करता है, और उसके बाद एडमिशन मिलेंगे। लेकिन बरतानिया क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ा सा करीब भी रहता है, फ़्लाइट छोटी रहती है, तो ये जो हर पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे इस तमाम तर सूरत हाल को असेस करते हुए? नीलम, ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल है। अगर आप इसको देखें ना कि जितने लोग इस वक्त, मतलब आप ठीक कह रही हैं कि लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया कि हमें किसी तरह यूके का जो वो वीजा मिल जाए, स्टूडेंट मिल जाए, डिपेंडेंट वीजा मिल जाए, हमें कोई वर्क वीजा दे दे। यहाँ पर 75 लाख रुपए का बिका जो वर्क वीजा है। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मैं वो इमिग्रेंट जो कि करोड़ों रुपए लगा के यूके में पहुंच होंगे, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से हो, उनको मैं कैमरे पर लेकर आऊं और उनकी जो आप बीती है ना वो मैं लोगों को सुनाऊं। बेसिकली मसला ये है कि हम लोग फ्लरिश कर रहे होते हैं, पूरा मीडिया के यूके 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 में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वहां का पाउंड बड़ा ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं उनका पाउंड ताकतवर है, लेकिन वो अपने पाउंड कमाना भी तो है ना, वहां पे दरख्तों में तो नहीं लगा हुआ। लोगों को बेसिकली गाइड नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो सब के सब अनस्किल्ड है। उनको ये कहा जाता है कि आपने डिलीवरी बॉय बन जाना है। अब डिलीवरी बॉय एक ऐसा काम है कि उसके लिए आपको जस्ट एक गूगल, आपके पास एंड्रॉइड सेट होना चाहिए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आप बाइसिकल चलाते हो, तो यूके में आप डिलीवरी करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को या वीजा सीकर्स को कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं है कि आप एटलीस्ट स्किल सीख के जाए, आप प्लम्बर बन के जाए, आप इलेक्ट्रिशियन बन के जाए, आप अच्छे बिल्डर बन के जाए, जो कि इस वक्त यूके की रिक्वायरमेंट्स है। हमने बिल्कुल उलट कर दिया। जो इस वक्त यूके को चाहिए हम वो नहीं बन के जा रहे, बल्कि हम अपने से बन के जा रहे हैं कि हमने डिलीवरी बॉय बन जाना है। वहां पर किसी न किसी टेक अवे पे कोई समोसे फ्राई कर लेंगे, कोई टिक्के बना लेंगे, या कोई पाकिस्तानी खाने बना लेंगे। वो भी काम अच्छा है, लेकिन जो लोग तो वहां पर सेटल्ड है वो तो बड़ी अच्छी आमदन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको ये अंदाजा नहीं है कि जब आप यूके में पाउंड्स कमाते हैं तो यूके में पाउंड्स में खर्च करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, जो आप सेविंग करते हैं एटलीस्ट वो किसी हद तक पाकिस्तान में पहुंच के कई गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन आपके पास सेविंग होगी तो आप पाकिस्तान भेजेंगे और आपको बेनिफिट होगा। आपने वहीं पर कमाना है जो आपने कमाई है, अब आपने रेंट भी देना है, अब आपने जो दीगर यूटिलिटीज के बिल हैं वो भी अदा करने हैं। तो इतनी सूरत हाल टाइट है कि मेरे साथ लोग खुद रास्ता करते हैं कि हमें रास्ता बताएं कि हम यूके से निकले, हम यूरोप की किसी सस्ती कंट्री में चले जाएं। इवन कि आप तो खुद वहां पर मौजूद है नीलम, कि बहुत बड़ी तादाद में लोग टैक्स फ्री कंट्री यानी कि दुबई की जानिब जो है वो माइग्रेशन कर रहे हैं, और इसमें ब्रिटिश की ज्यादा तादाद है। इमिग्रेंट्स की जो सेटल्ड है, बड़े अच्छे बिजनेसेस हैं, वो लोग भी छोड़ के जो है अब यूके को दुबई की जानिब आ रहे हैं कि वहां पर टैक्सेस नहीं है, वहां पर सहूलियात ज्यादा है और इतनी ज्यादा महंगाई नहीं। तो महंगाई ने तो लोगों को यूके छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि आप लोग भी इस चीज को प्रोपेगेट करें कि यूके जरूर है फ्यूचर अपना बनाने के लिए, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट किसी प्लानिंग के साथ आए। सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह वीजे जो यहाँ पर सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं उससे बचे, यूके गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक रहे और नजर रखें कि यूके में किस तरह के लोगों की जरूरत है, ताकि आपको अच्छी जॉब भी मिले, अच्छी आमदन भी हो और फिर आपको मजा आए यूके का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में आपने बहुत सारे इश्यूज को एक ही नशिस्त में एक्सप्लेन कर दिया।